पिछले वीडियो में हम विद्युत सेलों के संयोग को पढ़ा था, जिसमें हमने पहला क्रम श्रेणी क्रम को तथा दूसरा समांतर क्रम को पढ़ लिया था। आज हम मिश्रित क्रम को पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। मिश्रित क्रम, इस क्रम में कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में तथा कुछ सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिसे मिश्रित क्रम कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले कुल धारा को प्राप्त करते हैं। तो कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल अपॉन परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं कि जो ऊपर की लाइन है वो श्रेणी क्रम में है, तत्पश्चात उसके नीचे वाली लाइन भी श्रेणी क्रम में है तथा पुनः हम नीचे की ओर देखते हैं तो नीचे वाली लाइन भी हमारी श्रेणी क्रम में है। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर इनको जोड़ा जाता है तो यह समांतर क्रम में बदल जाती हैं। तो हमने देखा पहली पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल बराबर E प्लस डॉट n तक। तो अब हमारा कुल विद्युत वाहक बल N इंटू E प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर r प्लस डॉट n तक। तब हम हमारे कुल आंतरिक प्रतिरोध N इंटू R प्राप्त होता है। ये दोनों चीज़ें श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। तो श्रेणी क्रम कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट। अब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तब समांतर क्रम में जुड़े N इंटू E विद्युत वाहक बल वाले M सेलों का विद्युत वाहक बल भी हमारा वही रहता है। तब N इंटू E, तो समांतर क्रम में जुड़े आंतरिक प्रतिरोध N इंटू R वाले M प्रतिरोधों का योग R डैश है। तब समांतर क्रम का सूत्र जो होता है वो समांतर क्रम में प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट। अतः 1/R डैश, इसको हम R डैश मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, समांतर क्रम में जुड़े आंतरिक प्रतिरोध N इंटू R वाले M प्रतिरोधों का योग है। अतः 1/R डैश बराबर 1/N इंटू R प्लस 1/N इंटू R प्लस डॉट M तक। जब इनको हम जोड़ते हैं तब हमको प्राप्त होता है 1/R डैश बराबर M/N इंटू R। जब इसको हम पलट देते हैं तब R डैश बराबर N इंटू R बटे M। अतः R डैश से श्रेणी क्रम में जुड़े R प्रतिरोधों के कारण
संपूर्ण परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर R डैश प्लस R। R डैश का मान हमने प्राप्त किया था N इंटू R बटे M प्लस R। ये हमारा कुल प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। जब हम कुल धारा को प्राप्त करते हैं तो सबसे ऊपर हमने समीकरण नंबर 1 माना था कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। हमारा कुल विद्युत वाहक बल जो पूरे परिपथ का है वो N इंटू E है, उसका मान रख देते हैं, बटे कुल प्रतिरोध का मान रख देते हैं N इंटू R बटे M प्लस R। जब इसको हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है M इंटू N इंटू E बटे N इंटू R प्लस M इंटू कैपिटल R। I के अधिकतम मान के लिए N इंटू R प्लस M इंटू R का मान न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि हमारा धारा और N इंटू R प्लस M इंटू R का मान व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए अगर हमारी नीचे की संख्या बढ़ेगी तो धारा का मान घटेगा और नीचे की संख्या घटेगी तो धारा का मान बढ़ेगा। इसी प्रकार हम N इंटू R प्लस M इंटू R बराबर इसको कोष्टक में अंडर रूट N इंटू R का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में M इंटू R का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट N इंटू R इंटू कोष्टक में वो तथा अंडर रूट M इंटू R। जो चीज़ हम जोड़ते हैं उसी चीज़ को हम घटाते हैं, तब हमारा एक सूत्र प्राप्त होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तब इसको हम A माइनस B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तब हमारा प्राप्त होता है N इंटू R प्लस M इंटू R बराबर कोष्टक के अंदर अंडर रूट N इंटू R माइनस अंडर रूट M इंटू R का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट N इंटू R इंटू कोष्टक वो वर्गमूल के अंदर M इंटू R। N इंटू R प्लस M इंटू R के न्यूनतम मान के लिए इतने का मान न्यूनतम होगा, क्योंकि यदि हम -2 का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, +4 प्राप्त होगा। अगर यह राशि वर्ग होने के कारण ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः इसका मान हम क्या करेंगे, शून्य मानेंगे। यह न्यूनतम मान इसका क्या होगा, शून्य होगा। तब हमारा अंडर रूट N इंटू R माइनस अंडर रूट M इंटू R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तब N इंटू R माइनस M इंटू R बराबर 0। तब N इंटू R बराबर M इंटू R। तब हमको क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कैपिटल R बराबर N इंटू R बटे स्मॉल m। अतः कैपिटल R बराबर N इंटू R बटे स्मॉल m पर धारा का मान अधिकतम होगा। अतः समीकरण 2 में N इंटू R बटे स्मॉल m बराबर कैपिटल R रखने पर तब I बराबर N इंटू E बटे कैपिटल R प्लस कैपिटल R। तो I बराबर N इंटू E बटे 2 इंटू R। इसका तात्पर्य यह है कि मिश्रित क्रम में बाह्य परिपथ में धारा का मान अधिकतम तब होगा जब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। तब हम आगे क्या देख पाते हैं
कि बाह्य परिपथ में अधिकतम धारा कितनी प्राप्त होती है, N इंटू ई अपॉन 2 इंटू आर होगी। मुझे आशा है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग है किरचॉफ के नियम। यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए, जिसकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारी धाराएं फैली हुई हैं, हम उनका धारा का मान ज्ञात करते हैं। ये नियम निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, पहला नियम या संधि नियम। संधि नियम को हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। पहला नियम क्या कहता है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, संधि का मतलब होता है जहाँ पर हम किसी वस्तुओं को जोड़ते हैं, या अब यहाँ पर तात्पर्य है धाराओं से, तो जहाँ पर सभी धाराएं एक ही बिंदु पर जुड़ रही हों तो उसको हम संधि कहते हैं। तब नियम को इस प्रकार देखते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। इस नियम को लगाते समय चिन्ह प्रॉपर्टी यह है कि संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, जो हमारा पहली धारा I1 है वो संधि की ओर जा रही है तथा दूसरी धारा I2 भी संधि की ओर जा रही है, लेकिन I3 संधि से बाहर की ओर जा रही है और I4 भी संधि से बाहर की ओर जा रही है तथा I5 भी संधि से बाहर की ओर जा रही है। तो जो धाराएं हमारी संधि की ओर जाती हैं उसे हम धनात्मक लेते हैं तथा जो धाराएं हमारी संधि से बाहर की ओर जाते हैं उसे हम ऋणात्मक लेते हैं। आपने अभी ऊपर पढ़ा है कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। आपने उसके नीचे भी देखा कि सिग्मा आई बराबर 0, तब I1 प्लस I2, क्योंकि ये दोनों धाराएं हमारी संधि की ओर जा रही हैं, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0 और I3 I4 और I5 हमारी संधि से बाहर की ओर जा रही हैं। तब I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, अतः संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस प्रकार किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। ये परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम किसको व्यक्त करता है
यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे कि यह किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम है हमारा दूसरा नियम अथवा बंद पास नियम, जिसे हम लूप रूल बोलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में किसी भी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा, क्योंकि आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं। जब धारा को हम प्रवाहित कर देते हैं तब क्या होता है, तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी विभिन्न भागों में धारा बह रही है तथा उनमें जो संगत प्रतिरोध है, उन दोनों का गुणनफल पूरे परिपथ के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा कैपिटल ई, जहां हमारा आई धारा है, कैपिटल आर प्रतिरोध है और कैपिटल ई हमारा विद्युत वाहक बल है। आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि कैपिटल ई विद्युत वाहक बल कहलाता है। उसकी परिभाषा को भी आप याद कर लिए होंगे। तब उदाहरण देखते हैं कि जो आप परिपथ देख रहे हैं वह एक बंद पास के अनुसार बनाया गया है। बंद पास ए बी सी डी ए से, कहने का मतलब जो हमारी धारा होती है वो ए से बी की ओर जाती है, बी से सी की ओर जाती है, सी से डी की ओर जाती है और डी से ए की ओर जाती है। लेकिन इसका निर्णय हमारे जो परिपथ लगे हुए हैं, परिपथ में बैटरियां लगी हुई हैं, वह निश्चित करती हैं कि धारा किस ओर जा रही है। सबसे पहले आप इनके नियमों को देखते हैं कि पहला नियम क्या कहता है कि यदि सेल के धन से ऋण की तरफ जाएं तब हमारा कैपिटल ई ऋणात्मक होगा। नंबर दूसरा नियम क्या कहता है, यदि सेल के ऋण से धन की तरफ जाएं तब कैपिटल ई धनात्मक होगा। यही नियम हमारी धारा पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि माइनस आई वन इंटू आर वन, माइनस आई वन इंटू आर वन, क्योंकि धारा हमारी कहाँ की ओर जा रही है, ऋण से धन की ओर जा रही है। कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है, ऋण से धन की ओर जा रही है। इसलिए हमारा आई वन क्या हो जाएगा, माइनस आई वन इंटू आर वन। अब हम देखते हैं बी से सी की ओर, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ की ओर चलते हैं, ए से बी की ओर चलते हैं, तो धारा कहाँ जा रही है, उल्टी जा रही है। जाना उसको चाहिए ए से बी की ओर, लेकिन जा रही है बी से ए की ओर, इसलिए हम धारा को ऋणात्मक लेते हैं। अब हम जा रहे हैं बी से सी की ओर। जब हम बी से सी की ओर जाते हैं तब हमारी वहाँ पर धारा बी से सी की ओर जा रही है, इसलिए हम धन I4 इंटू R4 लेते हैं। अब हम जा रहे हैं सी से डी की ओर, तो यहाँ पर भी धारा हमारा सी से डी की ओर जा रही है, इसलिए I3 इंटू R3।
प्लस अब हम जब डी से ए की ओर जाते हैं तब हम देखते हैं कि हम डी से ए की ओर, हमारी धारा कहाँ की ओर आ रही है, ए से डी की ओर आ रही है, इसलिए हम -I2 इंटू R2 लेते हैं इज इक्वल टू, पहले आपने देखा पहला विद्युत वाहक बल E1 है जो हमारा क्या है, जब हम ए से बी की ओर जाते हैं लेकर हमारा विद्युत बल क्या कहता है कि विद्युत वाहक बल से निकलने वाली धारा धन से ऋण की ओर जाती है, तो हमारी ये विपरीत है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा -E1, इसलिए दूसरा हो जाएगा -E3 प्लस E2। यह हमारा किरचॉफ के दूसरा नियम है जिसे हम बंद पास का नियम कहते हैं। इस प्रकार दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी व्हीट स्टोन सेतु। जिसे हम इंग्लिश में व्हीट स्टोन्स ब्रिज कहते हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिससे किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने एक व्यवस्था की जिससे किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। सिद्धांत। चित्र में व्हीट स्टोन सेतु व्यवस्था दिखाई गई है। जैसा आप देख रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। इसको एक बाह्य बैटरी से जोड़ दिया जाता है जिसका विद्युत वाहक बल E होता है। एक कुंजी होती है K1 तथा अंदर एक B से D को मिलाया जाता है जो एक ब्रिज के रूप में होता है। इसे हम सेतु भी कहते हैं। वहाँ पर एक कुंजी K2 लगाई जाती है, उसके ऊपर गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है जिससे हम धारा के मान को मापते हैं जिसकी दिशा ऊपर की ओर होती है। जब व्हीट स्टोन सेतु में चतुर्भुज रूप में जुड़े प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किए जाएं कि सेल की कुंजी K1 तथा धारामापी की कुंजी K2 दोनों बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न आए, तो इस दशा में सेतु संतुलित कहा जाता है। कहने का मतलब, जब धारा बहती है और नीचे की जो कुंजी है इन दोनों को जब बंद कर दिया जाता है तो उसमें धारा का मान 0 होना चाहिए, कोई भी विक्षेप नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर का चित्र होता है वो इस प्रकार होता है। यहाँ पर एक सुई लगा दी जाती है जो हमारी धारा को मापती है। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, -1, -2, -3 इस तरीके से होता है। यहाँ पर 1, 2, 3 के रूप में होता है। जब यह सुई हमारी इस ओर आती है
तो धारा ऋणात्मक ली जाती है, जब इस ओर आती है तो धनात्मक ली जाती है। ये क्या करते हैं, विक्षेप बताते हैं कि धारा बह रही है। तो सिद्धांत में क्या बताया गया है कि कुंजी K1 तथा धारामापी की कुंजी K2 दोनों बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न आए तो इस दशा में सेतु संतुलित कहा जाता है। तो डेफिनेशन को देखते हैं कि सेतु की संतुलन अवस्था में सेतु की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। जैसा आप सेतु में देख रहे हैं, P, Q, R, S और जो BD हमारा विकर्ण लिया गया है, जो हमारा ब्रिज का कार्य कर रहा है, जो हमारा सेतु का कार्य कर रहा है, उसके पहले हमारे दो अनुपात हैं, P और R दो प्रतिरोध हैं, Q और S भी दो प्रतिरोध हैं। तो इनके संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। P/Q बराबर R/S। इसका निगमन, जब इसका हम निगमन करते हैं तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू होता है। जो क्वेश्चन बनता है वो कहता है कि व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं तथा किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। जो इसका निगमन होता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि चित्र में बंद पास ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर अभी आप किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ चुके हैं। जब हम द्वितीय नियम लगाते हैं तो हमने पढ़ा था उसकी संगत धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल उसके संपूर्ण परिपथ में उत्पन्न कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। उसी प्रकार हम इसको लागू करेंगे, क्योंकि धारा हमारी A से B की ओर बह रही है, तो धारा हमारी हो जाएगी I1 मल्टीप्लाई इसका जो प्रतिरोध है वो है P, तो हो जाएगा I1 मल्टीप्लाई P प्लस, अब हम B से D की ओर आते हैं तो हमारा जो विक्षेप है वो संतुलन की स्थिति में है, इसलिए उसमें धारा नहीं बहेगी, तो धारा का मान 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0। और जो धारा मापी का प्रतिरोध है वो है G, इसलिए 0 मल्टीप्लाई कैपिटल G माइनस, अब हम D से A की ओर आते हैं तो हमारा I2 A से D की ओर बह रहा है। जब हम विपरीत जाते हैं तो हमारी धारा ऋणात्मक हो जाती है, तो माइनस I2 मल्टीप्लाई कैपिटल R इज इक्वल टू 0, जहाँ कैपिटल G धारा मापी का प्रतिरोध तथा इसमें धारा बराबर क्या होती है, 0 होती है। तो I1 मल्टीप्लाई P इज इक्वल टू, इसको उस तरफ भेज देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो I2 मल्टीप्लाई R, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम बंद पास BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, तब हमको प्राप्त होता है I1 मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाई S, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर
जब समीकरण 1 में हम 2 का भाग करते हैं तब प्राप्त होता है I1 मल्टीप्लाई P बटे I1 मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाई R अपॉन I2 मल्टीप्लाई S। I1 से I1 कैंसिल हो जाता है और I2 से I2 कैंसिल हो जाता है, तब हमको P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S प्राप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को दोनों नियम भली भांति समझ में आ गए होंगे। अगली जो हेडिंग है वो हमारी है मीटर सेतु। क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के जो उपयोग हैं वो 2 तरीके से हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से प्रतिरोध नापने के लिए 2 उपकरण बनाए गए हैं। नंबर 1 है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, नंबर दूसरा है मीटर सेतु। जो हमारा मीटर सेतु है वह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक सुग्राही यंत्र है। इसकी सुग्राह्यता पोस्ट ऑफिस बॉक्स की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स की अपेक्षा मीटर सेतु को अधिक उपयोगी मानते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें हम 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार लेते हैं जो एक लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने के सहारे कसा हुआ है। जो आप देख रहे हैं ए से सी तक, ये हमारा मैग्नीन कांस्टेंट का एक तार होता है और इसके नीचे मीटर पैमाना लगा हुआ होता है जिसके सहारे से यह रखा रहता है। तार का अनुप्रस्थ काट सभी जगह एक समान होता है। तार के सिरे ए व सी 2 एल के आकार में मुड़ी हुई तांबे की 2 पत्रियों से जुड़े हैं, जैसा आप देख रहे हैं, जिनके सिरों पर संबंधक पेंच लगे हैं जो कसे हुए हैं। इन पत्तियों के बीच में दोनों ओर कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी तांबे की पत्ती है जो आप देख रहे हैं। गैल्वेनोमीटर की ऊपर एक पत्ती ली गई है जिस पर 3 संबंधक पेंच लगे हैं। बीच लगे पेंच डी को एक धारामापी कैपिटल जी से जोड़कर सर्पी कुंजी कैपिटल बी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? उसको बी से जोड़ देते हैं, जिसकी नोक को तार पर खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। जब हम इसको स्पर्श कराते हैं तभी प्राप्त होता है कि हमारी कितना प्रतिरोध बह रहा है। इसका प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात करते हैं, नीचे देखते हैं। प्रतिरोध ज्ञात करना, मान लेते हैं माना तार की लंबाई AB का प्रतिरोध P, जो हमारी AB लंबाई है उसका प्रतिरोध हम P मान लेते हैं, तथा BC लंबाई का प्रतिरोध Q है और B से C तक की प्रतिरोध कितना है? Q है। तब
व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आप लोग पढ़ चुके हैं। P/Q बराबर R/S। माना AB की लंबाई स्मॉल l सेंटीमीटर है, तब BC की लंबाई 100 माइनस स्मॉल n सेंटीमीटर होगी। अतः AB का प्रतिरोध आप लोगों ने पिछले लेसन में विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था। तो P बराबर रो इंटू L/A। ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्योंकि तार में हमारी तार की कुछ ना कुछ लंबाई होगी और तार गोल होगा तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, इसलिए हम यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। तो AB का प्रतिरोध P बराबर रो इंटू स्मॉल l/A समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार BC का प्रतिरोध Q बराबर रो इंटू 100 माइनस स्मॉल l/A समीकरण नंबर 2, जहाँ रो ओम इंटू सेंटीमीटर में, रो विशिष्ट प्रतिरोध है। अतः A सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इस प्रकार समीकरण 1/2 से P/Q बराबर स्मॉल l/100 माइनस स्मॉल l समीकरण नंबर 3। PQ का मान समीकरण 3 में रखने पर आपने अभी ऊपर पढ़ा था व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से P/Q बराबर R/S। क्योंकि हमको अज्ञात प्रतिरोध निकालना है, इसलिए PQ का मान रखने पर स्मॉल l/100 माइनस स्मॉल l इज इक्वल टू R/S। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कैपिटल S बराबर R इंटू 100 माइनस स्मॉल l कोष्टक बंद अपॉन स्मॉल l, जहाँ कैपिटल S अज्ञात प्रतिरोध है। अतः हम कह सकते हैं कैपिटल R प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है, अतः तथा स्मॉल l हमने नाप लिया है। अतः इस सूत्र के प्रतिरोध कैपिटल S का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोध बॉक्स से विभिन्न भिन्न प्रतिरोध निकालकर कई प्रेक्षण लेते हैं। हम इसके कई प्रयोग करते हैं तथा प्रत्येक प्रेक्षण के लिए S का मान ज्ञात करते हैं। बार बार जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं तब हमको कुछ न कुछ S का मान प्राप्त होता है। इसके पश्चात अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल S तथा प्रतिरोध बॉक्स के स्थानों को आपस में बदलकर प्रयोग को दोहराते हैं, तो गणना में दोनों बार के प्रयोग से प्राप्त S के मानों का माध्य ज्ञात करते हैं। यह हमारा मीटर सेतु की हेडिंग समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम विभव मापी, जिसे हम इंग्लिश में पोटेंटियोमीटर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जितना भी आप लोगों को बताया जा रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।